हेलो 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 हेलो। चलो भाई, आवाज आ रही है? रोम रोम जी सभी को नमस्कार। मैं दिगंबर राजू भारती जी महाराज। चलो आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। कल कहाँ तक हुआ था, क्या हुआ था, उसके बाद क्या आगे की चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, अभी अभी क्लास में वो चल रहा है ज्ञातव्य बातें, मतलब कुछ जानने योग्य चीजें जो है जो से संबंधित वो सिखाई जा रही हैं। आज रोहित जी जुड़े, एक नए व्यक्ति जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजी से संबंधित। उन्होंने अभी अभी पेमेंट डाली है, मेरे को इतना समय भी नहीं मिला कि उन्हें ग्रुप में ऐड कर दूंगा उन्हें मैं किसी टाइम, मतलब अभी यहाँ से फ्री होके फिर उन्हें ग्रुप में ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। अन्य ज्ञातव्य बातें विषय, अन्य ज्ञातव्य विषय, अन्य ज्ञातव्य विषय, ये अभी चल रहा है ज्योतिष में। मतलब जो जितना देर हम पढ़ के आए हैं ना, उसके आगे देखो क्या लिखा है। चंद्रमा की दृष्टि पड़ती हो, मेष दृष्टि पर मकर राशि, ये तो हमने कल पढ़ लिया। इसके आगे की क्या चीज है? धनु राशि। जो ग्रह सूर्य के बराबर अथवा उसके समीपों अंशों पर होता है उसे पूर्ण अस्त माना जाता है। बताया गया ये चीज हम लिखवा दे। देखो कल हमने इस चीज को पढ़ा था कि जो ग्रह सूर्य से बिल्कुल समीप में बैठा हो, डिग्री वाइज सूर्य की अगर पावर है थोड़ी भी तो समीप में बैठा हो तो वो उसको सूर्य जला के खत्म कर देता है। ये चीज मैं लिखवा दे रहा हूं, उसको लिख लीजिएगा। जो ग्रह सूर्य के बराबर अथवा उसके समीप अंशों में, सूर्य के बराबर मतलब बराबर का मतलब समझ रहे हो, एक ही राशि पे बैठा हो, सूर्य के बराबर अथवा उसके समीप। देखिए ये सब याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह जो है वो दूसरे जो भी ग्रह होते हैं, कोई अशुभ ग्रह होता है, कोई नेगेटिव ग्रह होता है, उसके प्रभाव को कम कर देता है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुंडली देखी है निखिल वशिष्ठ की, वो लाइव में भी दिखाता है, मित्र जैसा ही हो गया मेरा, हिमाचल का लड़का। तो उसकी शुक्र की दशा चल रही है, बड़ा गंदा टाइम है। सूर्य का लग्न, हाँ सूर्य का लग्न। तो सूर्य जो है शुक्र के साथ और बुध केतु के साथ किसके साथ बैठा हुआ है? द्वितीय भाव में। तो सूर्य ने शुक्र को अस्त कर दिया, सूर्य ने शुक्र को अस्त कर दिया। नहीं तो दशा गंदी चल रही है, भटकाता है। तो शुक्र अपनी तरफ से दशा उसकी है तो थोड़ा तो रिस्पॉन्स दिखाया गई, बट सूर्य शुक्र से फल ले रहा है इस समय। मैंने देखा कि सूर्य जो है वो शुक्र से फल ले रहा है। नहीं तो शुक्र की दशा में कुछ नहीं देगा, उसको समय बर्बाद कराएगा और करा भी रहा है, इधर उधर भटका भी रहा है, पर फिर भी अभी भी चार्ट देखा तो मैंने देखा सूर्य जो है उसने पावर और बढ़ाई, मैंने उसको मानिक भी पहनाया हुआ है। तो सूर्य की पावर बढ़ने से जो है शुक्र बिल्कुल अस्त हो गया और उसकी व्यवस्था धीरे धीरे ठीक लाइन पे हो रही है। अभी शुक्र 39 तक है, 2039 तक है, पर सूर्य जो शुक्र को अस्त कर दे रहा है ना, तो उसकी वजह से उसके जीवन में कुछ अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं। समीप अंशों पर होता है, उसके समीपी अंशों पर होता है, उसके समीपी अंशों पर होता है। उसे पूर्ण अस्त माना जाता है। अस्त। अब देखो इसे कैसे समझेंगे कि समीप अस्त मतलब कोई ग्रह, अब सूर्य और चंद्रमा को पकड़ लो या मंगल को पकड़ लो, बुध को पकड़ लो, कि अगर ये सूर्य और चंद्र एक साथ बैठे हुए, सूर्य चंद्र, तो सूर्य मान लो 7 डिग्री का है और चंद्रमा 28 डिग्री का है, 27 का, 26 का है, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं कि सूर्य जो है, यहाँ की समझे, सूर्य बना के समझ लेते हैं, सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य की 27 डिग्री है, ठीक है, 27 डिग्री है। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा, ये चंद्रमा को हम ले लेते हैं, चंद्रमा जो है वो इधर 16 डिग्री का है। तो सूर्य 27 डिग्री है और चंद्रमा 16 डिग्री है, तो सूर्य चंद्रमा को अस्त नहीं कर पाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें पढ़ लेते हैं इसको। जो ग्रह सूर्य से 8 अंश की दूरी पर होता है उसे आधा अस्त माना जाता है, तथा जो ग्रह सूर्य से 15 अंश की दूरी पर होता है उसे पूर्ण उदय माना जाता है। अब देखो क्या लिखा हुआ,
कि जो ग्रह सूर्य से 8 अंश की दूरी पर होता है, तो 27 डिग्री है, 27 के बाद 28, 29, 30 आता है, और 30 से और 5 अगर 8 अंश बोला गया है तो 5 डिग्री 6 डिग्री तक का ले लेते हैं, 5-6 डिग्री। यही चंद्रमा अगर यहाँ पे 6 डिग्री का होता या 3 डिग्री का होता तो ये फिर अस्त हो जाता, किससे? सूर्य के द्वारा अस्त हो जाता। पर ये 15 डिग्री से अगर दूर है तो 27 से 3 डिग्री, 27 और 3 कितने हो गए? 30 हो गए। 30 के बाद और अगर हम 12 जोड़ ले, 3 तो इधर हो गए हमारे, 3 30 हो गया, और 30 के बाद अगर हम उसको नेक्स्ट में ले ले तो 12, तो 12 डिग्री तक अगर कोई ग्रह उसके बाद बैठा हुआ है 12 से 12, और 16 चंद्रमा बैठा कितने में? 16 पे, तो सूर्य का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये 15 डिग्री तक उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर 8 डिग्री के आसपास अंदर में कोई भी ग्रह, गुरु ही मान लो कि यहाँ पे ये 27 का, गुरु 3 डिग्री का, तो गुरु को सूर्य अस्त कर देगा। या यहाँ पे मान लो शुक्र है, तो शुक्र भी अगर 4 डिग्री का है तो 27 और 3 30 और 4 7, तो 8 डिग्री तक का ग्रह अस्त हो जाता है। ठीक है, 8 डिग्री के अंदर अंदर अगर सूर्य के अंदर में कोई ग्रह बैठा है 8 डिग्री के आसपास, तो सूर्य उसको अस्त कर देता है। पर वही अगर 15 डिग्री से दूर बैठा हुआ कोई भी ग्रह, मान लो एक ही साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठा है, पर वो डिग्री का 15 डिग्री का अंतर है, इसका मतलब क्या है कि वो उससे थोड़ा सा एक ही राशि में बैठा है। तो पूरे ब्रह्मांड को जो 360, मान लो ये जो एक घर है 11th हाउस है, ये वाला 11th हाउस में सूर्य भी है, बुध भी है और शुक्र भी है। शुक्र यहाँ 26 डिग्री का है, बुध यहाँ 18 डिग्री का है, और सूर्य 3 डिग्री का है। तो सूर्य के द्वारा बुध भी अस्त नहीं होगा और शुक्र भी अस्त नहीं होगा, क्योंकि 3 से लेके और 8 डिग्री अगर हम देखें तो 11 डिग्री के अंतर में अगर कोई ग्रह होता तो फिर वो आधा अस्त हो जाता, मतलब अस्त हो जाता। और उसके 15 डिग्री अगर हम जोड़े तो 8 से और 8 जोड़ लेते तो 8 8 19 हो गया, 19 डिग्री के अंतर में भी तो होता, तो ग्रह पे आधा प्रभाव पड़ता, समझ लो 19 डिग्री। तो बुध जो है 18 डिग्री का लिया है, तो बुध के ऊपर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा सूर्य का, और शुक्र जो है 26 डिग्री का, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब उसको सूर्य अस्त नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो? मतलब सूर्य के जितने ज्यादा समीप में कोई ग्रह बैठा होता है उसको सूर्य अस्त करता है, और अगर 15 डिग्री का डिफरेंट हो जाए तो उसको अस्त नहीं करता, ये यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, जो ग्रह सूर्य से 8 अंश की दूरी पर होता है उसे आधा अस्त माना जाता है। जो ग्रह सूर्य से 8 अंश की दूरी पर होता है उसे आधा, ठीक है, आधा है, ये आधा अस्त माना जाता है। और जो ग्रह सूर्य से 15 डिग्री के अंश की दूरी, 15 डिग्री के अंश की दूरी बनाए रखता है वह ग्रह लिख देखो क्या लिखा हुआ है, पूर्ण उदय माना जाता है, मतलब वह ग्रह जागरूक है, अपना काम करेगा, माना जाता है। अब मैंने इसको बता दिया 15 डिग्री का डिफरेंट कैसे होगा। मान लो सूर्य जो है यहाँ पे ये सूर्य है, ये 6 डिग्री का बैठा है, और शुक्र इसी के साथ 19 डिग्री का बैठा है, तो 6 और 19 में जो है कितना 15 के डिफरेंट हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, मान लो 21 डिग्री का है, तो 21 डिग्री का है तो इसमें 15 का डिफरेंट हो गया, 6 और 15 कितने हो गए, 6 और 5 11, 11 और 10 21 हो गया। तो अगर 21 डिग्री का है यहाँ पे तो इसके ऊपर किसका, सूर्य का प्रभाव नहीं पड़ेगा, शुक्र का। ठीक है, और अगर ये 21 से कम है 20 में तो ये इसके थोड़े से प्रभाव में आएगा, और सूर्य 6 डिग्री का है और सूर्य से ये अगर 10 डिग्री में बैठा है तो ये पूर्ण रूप से आधा, मतलब इसके ऊपर विशेष प्रभाव करेगा, किसका, विशेष प्रभाव पड़ेगा। जितना अंश की डिग्री के पास में सूर्य के कोई भी ग्रह होगा, डिग्री वाइज पता लगता है कि ग्रह किसी भी ग्रह के कितने समीप, पास में बैठा है, बगल में बैठा है, बिल्कुल उससे चिपका हुआ, समझ रहे हो, बिल्कुल। मान लो कोई 3 डिग्री का, एक 4 डिग्री का, दोनों आसपास में एक ही राशि पे बैठे तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बगल में बैठे, ये चीज कैसे।
ठीक है, चलो। पूर्ण उदय ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव देता है, आधा अस्त ग्रह अपना आधा प्रभाव देता है, और पूर्ण अस्त ग्रह प्रभावहीन हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। अब देखो क्या लिखा है, पूर्ण उदय ग्रह माना जाता है। तो पूर्ण उदय ग्रह, जो पूर्ण उदय ग्रह होगा, कोई भी उदय माने जागरूक है, पूर्ण उदय ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव देता है, अपना पूर्ण प्रभाव देता है। और आधा अस्त ग्रह, अब आधा अस्त कौन होता है? जो 8 अंश की डिग्री के बिल्कुल आसपास में रहता है सूर्य से। सूर्य 6 डिग्री का है, तो 8 कितना होता है? 6 से 8 जोड़ लो, कितना होता है? 6 और 8 14 हो जाएंगे ना। अगर 14 डिग्री से बीच में रहता है, 11 12 13 14 तक रहता है, तो फिर वो आधा अस्त है, आधा अस्त है। उसके ऊपर सूर्य का आधा प्रभाव है, और वो उससे 15 डिग्री की दूरी बना लेता है। अब वो आगे हो या पीछे हो, उसको इस बात से समझ लेना। अगर वो आगे हो या पीछे हो, तो भी वो आधा अस्त माना जाएगा। मान लो सूर्य 6 डिग्री का और इधर 28 डिग्री का कौन है? शुक्र है, तो भी वो उसके अंतराल में ही आगे 8 डिग्री में, और 15 डिग्री अगर दूर है, पीछे है, तो वो पूर्ण रूप से जागरूक है, बच गया उसमें। ठीक है, इस तरह से समझ लेना। वैसे तो सूर्य मार्गी ही होता है, तो सूर्य को तो आगे की तरफ ही देखा जाएगा। सूर्य आगे ही होता है, तो मतलब उसको बैक में नहीं देखा जाएगा। पर अगर वो बिल्कुल समीप में बैठा है सूर्य से, मान लो कि 1 डिग्री से लेके, और सूर्य 6 डिग्री का है, और 1 डिग्री पे जो है शुक्र है, तो भी वो अस्त माना जाएगा। उसका आधा अस्त हो जाएगा उसके द्वारा, क्योंकि उसके काफी समीप है 1 डिग्री। ठीक है, और मान लो 28 डिग्री पे, तो भी उससे प्रभाव पड़ेगा, कम प्रभाव पड़ेगा, आधा अस्त। और अगर उससे 15 डिग्री का डिफरेंट है, 8 डिग्री का सूर्य और 15 डिग्री पीछे की तरफ है, आगे की डगर है। अब 15 डिग्री कितनी हो जाएगी? 8 से अगर हम 15 जोड़ लें, तो 8 और 10 18 और 23, तो 23 डिग्री के बाद अगर है, 22-23 डिग्री के बाद अगर शुक्र है, बुध है, शनि है, कोई भी ग्रह नहीं, अलग ग्रह, तो वो पूर्ण जागरूक माना जाएगा, उस पर सूर्य का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे तो ज्यादातर मैं आपको बता दूं, सूर्य के साथ कोई भी ग्रह अगर बैठ जाता है, तो कुछ ना कुछ प्रभाव अपना देगा ही देगा, उसको अस्त कर देता है। वैसे डिग्री वाइज जो शास्त्र पढ़ा रहा है, उसको भी पढ़ने की नॉलेज है, ठीक है, उससे भी पता लगेगा। जो लिखा है, पूर्ण उदय ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव देता है, और आधा अस्त ग्रह, आधा अस्त ग्रह आधा अस्त ग्रह अपना आधा प्रभाव देता है, और पूर्ण अस्त ग्रह, जो पूर्ण अस्त हो जाता है, मतलब बिल्कुल सूर्य के समीप बैठा है, जो कि मैंने बता दिया, बिल्कुल सूर्य के आसपास में, समीप में बैठा हुआ है। पूर्ण अस्त ग्रह अपना कोई प्रभाव नहीं देता, अपना कोई प्रभाव नहीं देता, कोई प्रभाव नहीं देता है। चलो लिख लेना है जी। नोट्स भेजे हुए हैं वैसे, जिनको जिनको जो पढ़ रहे हैं उनके पास नोट्स हैं इस चीज के, और इसको मैंने समझा दिया डिफाइन करके थोड़ा सा। सर सूर्य अगर 12 डिग्री का, बुध बीच का, 16 का, 12th हाउस में है, राशि में है, तो शुक्राना के साथ तो क्या फल देगा? मैडम आप यहाँ पे फल बताने के लिए नहीं हूँ इस समय में, मेरे को क्लास चल रही है अभी, फल वो मैं बाद में बता दूंगा। मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि सूर्य अगर 12 डिग्री का है और बुध 16 डिग्री का, तो वो उसके द्वारा पूर्ण रूप से अस्त हो गया है, पूर्ण रूप से। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ, जो चीज चल रहा है ना मैटर, वो बता सकता हूँ। आपका बुध सूर्य के साथ पूर्ण रूप से अस्त हो गया है, तनिश्री वर्मा जी। और यही प्रश्न आपको पूछना है, तो आपको क्लास में हो, आप मेरे से पर्सनली पूछ लीजिएगा, कोई समस्या नहीं, मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है ना। आपने पूछा है फल क्या देगा, तो मैंने कल भी इस बात को बहुत सारे लोगों को एक बात बोली है, कि कोई भी ग्रह फल जो देता है ना, वो दूसरे ग्रहों की दृष्टि के आधार पे भी देता है। ठीक है, मित्र राशि के आधार पे भी देता है, स्व राशि के आधार पे भी देता है, ठीक है, दशा के आधार पे भी देता है। तो वो फल देने वाली जो बात होती है ना, ये तो मैडम कुंडली देख के पता लगती है, ये कोई व्यक्ति नहीं बता पाएगा। और जो अगर कोई बहुत बड़े बोले कि इस घर पे बैठा हुआ ये ग्रह ऐसा फल देता है, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। मैंने कई बार बोला इस चीज को, कि कोई भी जो फलादेश होता है, फलादेश के लिए यहाँ देखो, ये जो हम इतनी चीजें पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? ये फलादेश करने के लिए पढ़ा जा रहा है। इतनी पढ़ाई करने का कारण क्या है? कि ये बैठा हुआ डिग्री वाइज है, ये वो। हम तो ये भी बोल सकते हैं डायरेक्ट कि सूर्य के साथ बैठे हुए ग्रह दोनों अस्त हो गए, ये भी तो बोल सकते हैं ना। पर फिर भी एक सही तरह से विश्लेषण करना, सही जानकारी लेना। क्यों? क्योंकि हम उसे विभिन्न भाग भाग कर करके पढ़ रहे हैं। क्यों? हमारे पल्ले पड़े फिर सारी चीज। ज्ञाता का अर्थ पता है क्या होता है? कि मान लीजिए आप बहुत अच्छे जानकार है, एस्ट्रोलॉजर है, पर कहीं आपको कोई ऐसा व्यक्ति टकरा दे, जानकार व्यक्ति,
बहुत ज्यादा जानकार व्यक्ति, वो आपसे वो प्रश्न पूछ दे तो फिर आपकी सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए जानकार होना भी जरूरी है मैडम इन क्षेत्रों का। और फलादेश की बात रही, वो मैं हर व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी मूर्खता होती है। मैं भी तो लाइव बना सकता था, मैं भी तो ब्रॉडकास्ट और रील बना सकता था छोटी छोटी चीजों की, कि यहाँ बैठा हुआ ये ग्रह ये देता है, वायरल नहीं होंगी। दो चार बूस्ट मार दूंगा ना तो मिलियंस में फॉलोअर चले जाएंगे, देख लेंगे उसको। फायदा नहीं है मैडम, कोई फलादेश नहीं होता उन चीजों का। 2 रील बनाओ, उसको बूस्ट कर दूं, अगर मान लीजिए प्रमोशन कर दूं, बहुत वायरल हो जाएंगे। तो वायरल होने का मतलब नहीं है। आज भी 7 अपॉइंटमेंट है, 8 अपॉइंटमेंट है, अभी कल का टाइम दे दिया कई लोगों को, कल का टाइम दे दिया कई लोगों को, कल बात करना, अभी नहीं होगा, क्लास है, ऐसे मना कर दिया। अभी बोल रहे थे महाराज जी लड़के की भी डाल देता हूँ, अभी देख दीजिए, नहीं होगा, मना कर दिया साहब। अपना वजूद ऐसा बनाइए कि लोग आपको पूछे, समझ रहे हैं। और उसके लिए क्या आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कितना भी जानकार हूं, ठीक है, पर मुझे फिर भी जानने की जरूरत पड़ेगी। मैं जितने चार्ट देखूंगा मेरा अनुभव बढ़ेगा, मेरा प्रैक्टिकल बढ़ेगा, मेरी नॉलेज बढ़ेगी, मेरा कल्चर बढ़ेगा, समझ रहे हैं। उससे आदमी परिपक्व होता है। मैं रील बनाऊं, लोगों को मैं पब्लिसिटी करूं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे आते हैं जहां हम फंस जाएंगे, मैं खुद ही फंस जाऊंगा। बहुत सारे टॉपिक ऐसे आ जाएंगे, समझ रहे हैं, जहां मैं भी फंस जाऊंगा। अच्छा, कोई जानकार व्यक्ति होगा मुझसे पूछ लेगा, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, ऐसे भी टॉपिक है बहुत सारे। तो हमारे को कोशिश करनी है कि हमें एक जानकार व्यक्ति बनना है पहले, ज्योतिष से संबंधित। देखिए, जिस मास्टरमाइंड जो जिस क्षेत्र में होता है, इंजीनियर मैंने ही, डॉक्टरी मैंने नहीं करी है, तो जो जिस क्षेत्र में होता है उसमें आप परिपक्व बनने के लिए आपको परिपूर्ण रूप से मेहनत करनी पड़ेगी, इस बात को याद रखिएगा। और आपके प्रश्न का ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। नवीतिता चौधरी जी अभी आई थी, वो पूछ रही थी क्लास होगी गुरु जी, मैंने बोला हाँ व्हाट्सएप पे। तो मेरा ये कहने का मतलब कि मेरे से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है, जो भी प्रश्न पूछेगा उसका उत्तर देने का मेरा दायित्व है, और मैं अच्छे से समझा दूंगा, डिक्लेयर करके समझा दूंगा। और इस बात को याद रखना, आपके लिए बता रहा हूं कि फलादेश कभी भी, मैं एक शिक्षक होने के नाते बता रहा हूं आपको, फलादेश हम कोई भी व्यक्ति इस घर पे बैठा हुआ कोई कभी नहीं बता पाए। कल इसके ऊपर मैं दोबारा से लाइव आया था, वो जो एक अश्विनी शर्मा करके वो लोगों के भ्रमित बुद्धि में भ्रमित पैदा कर रहा था कि मेरा शुक्र और बुध बैठा है कर्क लग्न में 12वें घर में। तो मैंने एक ही बात बोली, या तो वो लग्न ही गलत होगा, या तो वो मिथुन लग्न होगा, उसके माँ बाप ने उसे टाइम ही गलत बता रखा होगा। क्योंकि शुक्र बुध फलादेश फल नहीं देगा 12वें घर में बैठा कर्क लग्न में। फल कौन देगा? कर्क लग्न में गुरु की दशा में फल मिलेगा, मंगल की दशा में फल मिलेगा, सूर्य की दशा में फल मिलेगा। सूर्य मित्र है, वो भी इसलिए फल दे देगा। और एक चंद्र की दशा में फल मिलेगा। और शुक्र और बुध में अगर कहीं उसको फल मिल रहा है, तो मैंने इस बात को बताया कि चंद्रमा जो है वो द्वितीय घर का मालिक हो जाएगा, और मिथुन जब लग्न बन जाएगा तब बुध जो है लग्नेशाधिपति हो जाएगा। अगर लड़के के पास इंफॉर्मेशन ही गलत है कि मेरा उसको लग रहा है 4 लग्न है, पर उसका 4 लग्न नहीं है, क्योंकि अगर हम 10-20 मिनट का डिफरेंट दे देंगे कुंडली में, या 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का, तो 3 नंबर लगना, और 3 नंबर में शुक्र बैठा है और बुध बैठा है, जो कि 12वें में बता रहा था, यहाँ 3 पे बुध शुक्र, तो लग्न आगे बढ़ गया। टाइम थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाए तो कर्क लग्न ना होकर बुध लग्न हो गया। अब बुध जब लग्न हो गया 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 तुला पंचमेश हो गया, जो कि इनकम को जनरेट करेगा। तो तुला लग्न में अगर शुक्र के लग्न में, शुक्र की दशा में, बुध की दशा में उसने पैसा कमाया, तो क्यों कमाया? क्योंकि शुक्र पंचाधिपति है, पंचमेश है, और यहाँ शनि उसका भाग्येश हो गया, और बुध लग्नाधिपति है, और बुध सुखेश के घर का मालिक है, माता, भवन, भूमि, लग्जरियस लाइफ ये देगा। तो उस व्यक्ति की गलती थी, वो हम लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट करने में लगा होता, विद्यार्थियों की बुद्धि, कि मैंने शुक्र बुध में पैसा कमाया। तो चूतिया है, तुझे उसे यही नहीं पता है कि उसकी कुंडली कौन सी है। और मैं आए दिन ऐसी कुंडलियां दुनिया भर की ठीक करता हूं कि इस दशा में लकवा मार ही नहीं सकता। कैसे मार गया? छोटे छोटे बच्चों को। मैंने कहा इस कुंडली में लकवा मारने का कोई योग नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे चार्ट देखे में, आप देखो क्या लग्न बन रहा था, मैं आपको बता देता हूं। मैं ये क्लास संबंधित ही, यहाँ पे क्या लिखा है, अन्य ज्ञातव्य विषय, तो जो मैं विषय पढ़ा रहा हूँ ये भी अन्य ज्ञातव्य विषय है। मैंने एक दिन वृश्चिक लग्न का एक चार्ट देखा, ठीक है, वृश्चिक लग्न 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ शनि बैठा हुआ था, कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ था, ठीक है। इस व्यक्ति की कुंडली में उन्होंने बोला लकवा मार गया, तो ये लग्न नहीं था उसका। उन्होंने मुझे बताया कि बच्चे के नीचे, शरीर से नीचे लकवा मार गया। दशा देखी मैंने कहा दशा तो इसकी नहीं चल रही है ऐसी कोई ग्रह की जो लकवा मारा हो, पैरालिसिस। मैं उसमें पूजा पाठ करता था, राजस्थान में पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने कहा इस चार्ट में तो लकवा मारने वाला कोई ऐसा योग ही नहीं है। शनि तो ना अष्टमेश है, ना कि मारक है, कोई खराब नहीं है, वो तो पराक्रम के घर का मालिक है, और यहाँ पे चतुर्थेश है।
तो ये तो लगवा वाला कोई योग ही नहीं बना रहा। फिर पता है क्या हुआ, मैं जो सच्ची घटना बता रहा हूँ, सच्ची घटना, मैं पूजा वूजा करा रहा था और उस समय फोन आया था, तो मैं फोन पे बात कर लेता था क्योंकि उस समय इतना काम नहीं रहता, पूजा वूजा में भी व्यस्त रहता था, अपने अभिषेक करना, धुलाना हिलाना सबको बढ़िया करके व्यवस्थित, फिर उनको इत्र से भगवानों को सबको घिसना रगड़ना, तिलक चंदन लगाना, उनकी गद्दी पे बैठा देना, पुष्प दे देना, वस्त्र पहना देना, श्रृंगार करके बढ़िया। तो इन सब काम में मैं बड़ा व्यस्त रहता, 2-2 3-3 घंटा पूजा करता। फोन आया, कलकत्ता साइड से आया था, मैं उस समय राजस्थान चित्तौड़ में था, तो मैंने को जब उन्होंने बोला पैरालिसिस है, तो मैंने ऐसे ही लैपटॉप में देख लिया, मैंने कहा बच्चे का है तो देख देते हैं, क्योंकि वो भी एक पूजा ही है मेरे लिए। भाई मैं कर्म प्रधान व्यक्ति हूँ, तो मेरा कर्म भी मेरे लिए पूजा है, भगवान की सेवा में छोड़ता नहीं हूँ कि मैं उसको छोड़ दूं, वो भी करता रहता था। और बगल में मैंने देखा देख देते हैं क्या है, छोटे बच्चे का 10 मिनट लग रहा है। और जानकार किसी व्यक्ति ने फोन किया था मुझे, मेरे जानकार थे, पर्सनली मेरे से जुड़े हुए जानकार कोई व्यक्ति, तो मैंने चार्ट देखा, तो मैंने देखा इसमें तो कोई योग नहीं है, तो मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मैंने कहा मैं आपसे बाद में बात करूंगा, मैंने यही बोला, मैंने कहा मैं बाद में देखूंगा तसल्ली से, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो तसल्ली से देखनी पड़ती है। तो मैंने उनको हटाया। अब उतने में मेरे पंडित जी आ गए कि यार महाराज जी थोड़ा सा ना सब्जी छोका मार दो, मतलब सब्जी को जो होता है ना मसाला को आप छोक दो, क्योंकि मेरा हाथ लगता है खाना बड़ा टेस्टी हो जाता था। तो पंडित जी लोगों का ये काम था, वो तो बना लेते थे, मैं उनको दिखा देता था कि ऐसे बना लो, वो वैसा हाथ जोड़ते थे, यार महाराज जी हम कितना ही बढ़िया कोशिश कर ले हमारे नहीं बनता अच्छा, आप हाथ लगा दो आके। और जो मैं थोड़ा सा मसाला ही छोक देता था उसमें में इतना टेस्ट आ जाता था कि यार खाने में सब बैठ के आनंद से खाते थे। अरहर की दाल होती है बड़ी अच्छी बनती है, तो मैं मेरे हिसाब से गया, मैं कहा मैं यार चलो छोक देता हूँ। मेरे को अरविंद आया था मेरा मित्र बनाने के लिए, अरविंद शर्मा, चित्तौड़गढ़ उपला पाड़ा में रहता था, अभी तो उन्होंने सेक्टर 5 में मकान ले लिया, गांधीनगर में सेक्टर, बहुत बढ़िया मित्र था मेरा, पंडित था। तो मैं जैसे मसाला छोक रहा तो मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा इस लग्न में तो नहीं होता, और इसको अगर हम बच्चे का चेहरा, मैंने कहा चेहरा मंगवाते हैं फोटो, हो सकता है शायद इन्होंने गड़बड़ गुड़ कर दियो। 1 मिनट आगे पीछे उसकी धनु लग्न की कुंडली बनी, 1 मिनट आगे धनु लग्न की, और उस कुंडली में धनु लग्न में मारक घर बन रहा था शनि, और शनि बैठा हुआ यहाँ और इस घर को देख रहा था मारक 10 नंबर को धनु लग्न में। मैं गया, मैंने उनको फोन मिलाया, जिसके मामा थे या कौन थे रिलेशन जिन्होंने मुझे फोन किया था। मैं सब्जी छोकते छोकते मेरे मन में विचार आया, तो मैं गया, कहाँ गया, मैं गद्दी पे बैठा, मैंने कहा उनको फोन मिलाया, मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, यही बच्चे का जन्म और बच्चे की फोटो भेजो मुझे। तो उन्होंने मुझे फोटो भेजी, तो मैंने कहा ये तो बच्चे की फोटो नहीं मैच हो रही है, इससे वृश्चिक लग्न तो गोल चेहरा होता है, भरा हुआ, नहीं तो बिल्कुल पकड़ा हुआ सूखड़ा हुआ मुंह होता है, सब पतला सूखड़ा, बहुत ही पतला दुबला होगा, या तो बिल्कुल भरा हुआ गोल शरीर होता है। अब उसका लंबा ऐसे अंडे के आकार का चेहरा, अंडे के आकार का, और शरीर ठीक था। मैंने कहा गुरु है, धनु है, फैट भी भरा हुआ, चर्बी भी है, बच्चा ही था कोई, तो मैंने कहा इसमें तो मैंने इसका धनु लग्न बन रहा है। मैंने 1 मिनट आगे बढ़ाया, 54 से 55, 8:54 कुछ ऐसा टाइमिंग दिया था, 8:55 में गया, धनु लग्न बन गया। मैं साला इसमें शनि मारक है, इसमें और उसमें दशा देखी तो उसमें वहां पैरालिसिस मारने का योग बना था, शनि देख रहा था अष्टम को, पैरों को देख रहा था, और पैरों भी मारा हुआ था। फिर मैंने उन भाई साहब को बोला, भाई साहब आपने मुझे टाइमिंग गलत दी है, 1 मिनट 2 मिनट का डिफरेंस है। फिर उसने फोन मिलाया उसके घर में जिसको लकवा मारा, कह रहा भाई तुम्हारे इसमें गड़बड़ तो नहीं थी? उसने बोला हाँ, इसके 2 मिनट बाद का जन्म, तब जाके ठीक हुआ है सब चीज। तो ऐसे भी चार्ट आ जाते हैं कई बार तुक्के में, जहां आप लोगों को मतलब सही करना पड़ जाता है। तो ये ज्योतिष का काम है कि सही जानकारी रखे, इसी के लिए सूक्ष्म तरीके से पढ़ना पड़ता है, सूक्ष्म तरीके से इसलिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये चीज लिख लेना, ये तो किताब में नोट्स हैं सबके पास, और बाकी लिखने वाले व्यक्ति जो पढ़ रहे हैं यहाँ से वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फलादेश मैंने आपको बात बता दी मैडम। आपके एक प्रश्न का उत्तर था तनिश्री वर्मा जी, आप पूछ लीजिएगा मेरे साथ, आप तो जुड़े हुए हैं, आप जो प्रश्न पूछेंगे उसको मैं यहाँ पे खोल के रख दूंगा, उसके द्वारा और भी लोगों का भला हो। समझिए चीज को, मुझे कोई अगर टॉपिक मिल जाता है तो उसको मैं जनरली सबके सामने रख देता हूँ कि उसके विषय की नॉलेज दूसरों को भी मिले। पढ़ने वाले बहुत लोग हैं और हमसे भी अच्छे अच्छे जानकार भी लोग हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। किसी भाव का स्वामी पाप ग्रह दुष्ट ग्रह हो, वह लग्न प्रथम भाव से तृतीय स्थान में बैठा हो अच्छा फल देता है, परंतु जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो वह यदि उस भाव तीसरे स्थान में बैठे तो मध्यम फल देता है। अब देखो क्या लिखा है, मान लो लग्नाधिपति मंगल है या शनि है, जो भी मान लेते हैं शनि है, ठीक है, लग्नाधिपति, और यहाँ पे शनि का घर हो गया 11-12। अब शनि अगर यहाँ पे, यहाँ का मालिक है और इस पराक्रम के घर में बैठा है, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा गया है कि किसी भाव का स्वामी पाप ग्रह,
दुष्ट ग्रह हो, वह लग्न प्रथम भाव से तृतीय भाव में बैठा हो अच्छा फल देता है। अब चलो वो मैं अपने हिसाब से समझा देता हूँ, इनके हिसाब से समझाने में तो मुझे ही तकलीफ हो जाएगी और लोगों के पल्ले भी नहीं पड़ने का। मैं बता देता हूँ उसको समझा के कि जब ये देख लो, ये जो चार्ट बना हुआ है यहाँ पे कौन सा ग्रह किसके लिए अच्छा क्या क्या काम करेगा। मान लो यहाँ पे आपका लग्न जो है वो वृश्चिक है, तो मंगल क्रूर पाप ग्रह होता है, ठीक है, मंगल। शनि जो है वो क्रूर पाप ग्रह होता है 10 नंबर। 11 नंबर जो है वो क्रूर पाप ग्रह होता है, शनि है, क्रूर पाप ग्रह की कैटेगरी में आता है। सूर्य को क्रूर पाप ग्रह लेते हैं, ये भी सूर्य क्रूर पाप ग्रह। अब यहाँ पे 1 नंबर आ गया मेष लग्न, वो भी क्रूर पाप ग्रह। तो चंद्रमा को क्रूर पाप ग्रह नहीं माना जाता है, बुध को क्रूर पाप ग्रह नहीं माना जाता है, शुक्र को भी क्रूर पाप ग्रह नहीं माना जाता है। 1, 8, 5, ठीक है, 10, 11, ये 5 राशियां ऐसी हैं जो कि क्रूर और पाप ग्रह, ठीक है। मंगल क्रूर पाप ग्रह, सूर्य क्रूर पाप ग्रह, ठीक है, ये है। अब इन तीनों का मालिक अगर कोई भी, जैसे मंगल हो गया, सूर्य हो गया और शनि हो गया, पराक्रम के घर में बैठ गया, तीसरे पे शनि बैठा है, मंगल बैठा है या सूर्य बैठा है, ठीक है। अब यही मालिक कोई अगर छठे में बैठा है, इसी का ही कोई मालिक, मंगल शनि और सूर्य, ठीक है, या अष्टम में बैठ गया शनि। अब मैं समझा दे रहा हूं, उसको समझ लेना, क्योंकि किताब में भी वो चीज नहीं समझा पाएगी जो मैं मेरे हिसाब लॉजिक से समझा दे रहा हूँ। वो सालों ने तो और भ्रमित कर दिया, मैं ही कंफ्यूजन में आ गया, मैं टेंशन में आ गया, तो मैंने क्या बताना चाह रहे हैं, मैंने कहा मैं मेरे हिसाब से समझा दूं। मेरे को ही टेंशन दे रहे, मेरे किताब में ऐसे लिखे हैं 11वां फल से यहाँ पे एकादश भाव में, यहाँ पे भी अच्छा काम करेंगे और सूर्य, ठीक है। ये चीज ये बताना चाह रहे हैं, ये चीज कि अगर जो लग्नेश क्रूर पाप ग्रह, उससे पराक्रम के घर में, तीसरे घर में कोई क्रूर का पाप ग्रह, इसी का मालिक यहाँ बैठा हो, सूर्य बैठा हो, शनि बैठा, मंगल, ये बहुत बढ़िया मजबूत काम करेगा। यहाँ शत्रु घर पे अगर ये बैठ जाए तो ये शत्रु हंता हो जाते हैं, चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे सूर्य हो। लग्नेश अगर क्रूर पाप ग्रह है और ये शत्रु घर पे अगर बैठ जाए, छठा घर जबकि रोग ऋण शत्रु कर जगह होता है, पर अपने घर से छठे पे क्रूर पाप ग्रह बैठा हो तो बढ़िया योग फल देता है, बढ़िया कर देता है। मेरा लग्नेश सूर्य और बैठा इस घर में, बढ़िया फल दे रहा, खराब फल नहीं दे रहा। अब यही क्रूर पाप ग्रह से अष्टम जो मृत्यु आयु व्याधि संकट का है, तो अपने से 8वें घर पे क्रूर पाप ग्रह, खुद के घर का मालिक अपने से 8वें मृत्यु पे, तो साला खुद का क्रूर ग्रह मृत्यु, मतलब क्या बोले कि राक्षस समझ लो कि ये जो है क्रूर है, एक तमोगुणी ग्रह, दोनों तीनों को। क्यों तमोगुणी बोल रहा हूं मैं तमोगुणी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सूर्य तमोगुणी नहीं होता है, रजोगुणी होता है। ये तमोगुणी, ये तमोगुणी, ये तमोगुणी, ये तमोगुणी। तो जब रजोगुण तमोगुणों के साथ रहता है तो ये भी रजो तमोगुणी हो जाता है। तो तमोगुणी तीनों ग्रह, तमोगुण माने थोड़ा खराब ग्रह, तो यहां से यहाँ ये भी तमोगुण है, ये भी तमोगुण है, क्रूर पाप ग्रह। तो ये अगर गलती से इसको कष्ट देगा तो ये इसकी पूरी की पूरी ऐसी की तैसी कर देगा। इसलिए अपने से क्रूर पाप ग्रह पे बैठा हुआ कोई भी घर, खराब घर पे, वो अच्छा हो जाता है, बढ़िया काम करता है, राजयोग बना देता है। अब यहाँ से 11वें में पे क्या बोला गया, 11वें के लिए कल पढ़ाया था मैंने, 11वें में शुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, अच्छा ही फल देता है, खराब फल नहीं देता। अब 12वां जो है वो भी वे हानि रोग दंड व्यसन का, तो यहाँ पे बैठा हुआ भी कोई भी क्रूर पाप ग्रह जो हो वो भी वहां अच्छा ही काम करेगा, ठीक है। अब देखो ये शुभ ग्रह होता है कर्म स्थान, और ये जो सप्तम भाव ये भी लगभग व्यापार व्यवसाय का, यहाँ काम नहीं करेंगे कोई भी ग्रह। ये तो बहुत शुभ ग्रह, गुरु इसका मालिक होता है घर का, शुभ ग्रह कारक ग्रह, इसका चंद्रमा कारक ग्रह, इसका गुरु कारक ग्रह, इसका शुक्र कारक ग्रह, इसका बुध कारक ग्रह कर्म स्थान का, इसका गुरु है। अब ये शुभ ग्रह, 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 तो शुभ ग्रहों पे ये काम अच्छा नहीं करेंगे, कोई भी क्रूर पाप ग्रह शुभ ग्रहों पे ये कोई काम अच्छा नहीं करेंगे, ठीक है। शुभ घरों पे ये काम नहीं अच्छा करेंगे, ये पराक्रम के घर में अच्छा करेंगे, जिसको कि 3 नंबर बोला जाता है, ये 6 नंबर बोला जाता है, ये इसमें अच्छा काम करेगा, ये 8 नंबर बोला जाता है, ये अच्छा काम करेगा, एकादश भाव में भी अच्छा काम करेगा और 12वें घर में भी अच्छा काम करेंगे। क्रूर पाप ग्रह अगर इन घरों में बैठे हो तो अच्छा काम करेंगे। समझ में आ गया होगा बड़े सरल तरीके में, और ये बढ़िया लॉजिक है। इस चीज पे अगर फलादेश करने लगोगे ना, बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। साला अरुण पंडित का स्क्रीनशॉट खींच के रखा हुआ मैंने, मुझे फॉलो करता है अरुण पंडित, इसलिए रखा हुआ है। मैंने कहा दिखाने में कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, बहुत सारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं कि भैया माइंड शार्प होना चाहिए। माइंड शार्प के लिए मैं मेडिटेशन करता हूँ, थोड़ा सा योग प्राणायाम करता हूँ, मेरा दिमाग तेज रहता है, ठीक है। अब देखो शुभ ग्रह के बारे में इन्होंने चर्चा करी है, उसके बारे में भी पढ़ा लेते हैं। शुभ ग्रह के बारे में क्या बोला हुआ है इन्होंने।
परंतु जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो वह यदि उस भाव से तीसरे स्थान में बैठे तो मध्यम फल देते। अब हम बात करते हैं, देखो अब मैं वही लॉजिक जो इन्होंने बताया उसको भी समझा देता हूँ। अभी हमने जिस घर में क्रूर पाप ग्रहों को लिया था, मान लो यहाँ गुरु जो है 9 नंबर लग रहे, 9 नंबर ले लेते हैं, 4 नंबर ले लेते हैं और 3 नंबर ले लेते हैं, 6 नंबर ले लेते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं, 7 नंबर ले लेते हैं, यही है। और 9 के बाद एक और है इसका, कौन है 9 के बाद 12 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, उधर 5 थे इधर 7, तो 7 और 5 12 हो गए, पूरी राशि हो गई। तो इनका मालिक अब गुरु हो गया, चंद्रमा हो गया, बुध हो गया और शुक्र हो गया, 4 मालिक है इनके, ठीक है। अब ये अगर तीसरे घर में बैठ जाए शुभ ग्रह, बुध गुरु शुक्र और चंद्र, यही होगा ना। और भी बाकी है कोई, चंद्रमा हो गया हमारा, गुरु हमारा हो गया, शुक्र हो गया और बुध हो गया, तो शुक्र हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, चंद्रमा हो गया, हाँ ठीक। तो ये अगर तीसरे घर में बैठ जाए पराक्रम के घर में, तो ये मध्यम फल देंगे, बहुत बढ़िया फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस घर का मालिक मंगल है जो कि तमोगुणी है, क्रूर पाप ग्रह। यहाँ पे क्रूर पाप ग्रह बैठा हो तो बहुत ज्यादा, क्यों? क्योंकि जिनके क्रूर का विराट कोहली शनि यहाँ के घर का मालिक है, तो जितने बड़े बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं, खेल कूद में आगे रहते हैं, वो मंगल देखा जाता है, ये वाला घर थर्ड हाउस, समझ रहे हो। अब यहीं पे अगर कोई शुभ ग्रह यहाँ बैठ गया तो बिल्कुल शुभ ग्रह सबको बता दिया मैंने कौन कौन से। चंद्रमा 4 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, ठीक है, 3 नंबर, 6 नंबर, और उसके बाद कौन बाकी रह गया? और एक रह गया ये गुरु का जो है 12 नंबर, तो ये 12 तो हो गया, शुक्र का हो गया, शुक्र का रह गया 2 नंबर और 7 नंबर। तो ये कोई भी शुभ ग्रह यहाँ बैठा हो बिल्कुल ऐसी की तैसी होगी, उस ग्रह की ऐसी की तैसी, कुछ नहीं अच्छा फल दे पाएगा। अब यही कोई 8वें घर में बैठे हो शुभ ग्रह मैंने बता ही दिया, 2 नंबर 7 नंबर मतलब राशि, बुध हो गया और इधर 9 नंबर हो गया और 12 नंबर हो गया और 4 नंबर। तो देखो चंद्रमा को किसी स्थिति में अशुभ ग्रह भी माना जाता है, और चंद्रमा किसी स्थिति में पूर्णतः बलवान हो, वैसे चंद्रमा को शुभ ही ग्रह माना गया। अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो तो फिर उसको अशुभ ग्रह में ले लेते हैं, ठीक है, तो वो अच्छा काम करेगा। ये तो पकड़ लोगे आप लोग, इतने तो समझदार हो। अब यही चीज 11वें घर में, नहीं 11वें घर में एक बहुत बढ़िया लॉजिक है। 11वें घर में क्रूर ग्रह भी अच्छा फल देता है और शुभ ग्रह भी पूर्ण फल देगा, अच्छा फल देगा। बट ये 12वें घर में अगर शुभ ग्रह बैठे हो, 11वें को नहीं लेते यहाँ पे, 2 7 9 12 और 4 और कौन सा बाकी रह गया यहाँ पे, बुध का 3 और 6, तो ये शुभ ग्रह। तो शुभ ग्रहों की यहाँ ऐसी की तैसी हो गई, बहुत बढ़िया काम नहीं करेंगे। शुभ ग्रह अगर यहाँ बैठा हो तो खराब काम करेगा, खराब ही समझ लो उसको, यहाँ बैठा हो तो खराब काम करेगा। खराब काम क्या करेगा? शुभ ग्रह कुछ फल ही नहीं देगा, ये समझ लो, डिग्री वाइज कमजोर, मतलब पावर नहीं रहेगी। ये भी अशुभ ही रहेगा, अशुभ हो जाएगा, अशुभ है नहीं ये ग्रह, क्योंकि शुभ है लग्नेश है, पर यहाँ के डेड पड़ गया, बल नहीं है उसके पास, काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम नहीं करता। जो मैंने अपना फलादेश देखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुभ ग्रह यदि उस भाव के तीसरे स्थान में बैठा हो तो मध्यम फल देता, मध्यम भी नहीं देता, वो बिल्कुल मर जाता, मुझे पता है, पावर नहीं देता, क्योंकि मृत्यु के घर पे चला गया ना शुभ ग्रह, कभी फल नहीं देगा। वहां का मालिक शनि है, इस घर का कारक, देखो कारक ग्रह जरूर याद रखना, कारक ग्रह मैंने पढ़ाए में, शनि है इस घर का कारक ग्रह, इसका कारक ग्रह भी शनि है और मंगल है, 2 है इस घर के कारक ग्रह, मंगल और शनि इस घर का। इसका कारक ग्रह शनि है, मृत्यु का घर, कल भी बताया, जो रावण मरता है यहाँ पे, रावण का मरना। पराक्रम के घर का कारक ग्रह मंगल है, तो तमोगुणी घर है इनके, तमोगुणी घर के कारण ही यहाँ पे शुभ ग्रहों को बल नहीं मिलेगा, क्योंकि तमोगुणी ग्रह वो उसको कुछ फल देगा ही नहीं। ये भी तमोगुणी और ये दोनों चाहिए सारे सात्विक ग्रह, तो सात्विक ग्रहों को यहाँ पे फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तमोगुण और सतोगुण के बीच में रजोगुण है। रजोगुण भी होता तो भी तमोगुण इस घर को फल देता, अगर सूर्य बैठा होता तो भी फल देता, सूर्य रजोगुणी है। रजोगुण क्या होता है? राजा, याद रखना, जो भोग ऐश्वर्य विलासों में रहता है, सब चीजों को करता हुआ, सब चीजों को भोगता हुआ भी चक्करों में नहीं पड़ता, उसको रजोगुण बोला जाता है। तमोगुण क्या होता है? जो क्रूर नीच काम, गंदे काम, गंदा खाना, ये वो सिगरेट दारू मदिरा इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहता है, सब कुछ करता हुआ चलता है, वो तमोगुण है। आलसपन, निद्रा, काम में मन नहीं, जैसे चल रहा जीवन अपने आप कट रहा है। और सतोगुण क्या होता है? जो सात्विक तरीके से, व्यवहारिक तरीके से, बाजार में इज्जत मान सम्मान के साथ बढ़िया तरीके से रहता है, उसको सतोगुण कहते हैं, ठीक है। अरे इसे पढ़ाने में तो हालत खराब हो जाएगी, तो बहुत सारे विषय नहीं, बहुत ज्यादा विषय नहीं है। चलो अब एक और चीज पढ़ ले, जिस भाव में शुभ ग्रह बैठा हो उसका फल उत्तम होता है, तथा जिसमें पाप ग्रह बैठा हो उस भाव के फल की हानि होती है।
चलो इसको मिटो देते हैं तो समझ गए होंगे। ये सब लिख लेना, ऐसा बहुत बढ़िया विषय है और इनको यूट्यूब पे छुड़वा दूंगा। वैसे मैं फिर हमारा लौंडा ही आ रहा, वो शादी में गया हुआ, कहाँ गया हुआ, जो यूट्यूब कंप्यूटर पे जो अपलोड करता है ना, मतलब वो लड़का शादी में वो फोटोग्राफी करता है, फोटोग्राफी का काम करता है। वो 2 दिन से 3 दिन से आई नहीं तो मेरी रोज की रोज वीडियो छुड़वा देता हूँ। तो मुझे नहीं आता वो सब वीडियो छोड़ना, नहीं तो मैं ही छुड़वा देता। अब यहाँ पे क्या लिखता है, जिस भाव में शुभ ग्रह बैठा उसका फल उत्तम होता है तथा जिसमें पाप ग्रह बैठता है उस भाव के फल की हानि होती है। देखो इसमें बहुत बड़ी बात बोली है, ये इसको भी लिखना पढ़ना, और ये हर देखो ये जो मैं चीज लिख रहा हूँ इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये एक नॉर्मल जनरल नॉलेज है, बट ये सब चीजों में लागू नहीं होगी। सब चीजों में कोई भी बात कब लागू होगी उसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक उत्तर दिया तनिश्री वर्मा जी को कि कोई भी फलादेश तब हम पूर्ण रूप से मानते हैं जब उस पे सारे ग्रहों की दृष्टि, ऊंच नीच, मित्र क्षेत्र, स्वक्षेत्र, ग्रह का क्या गोचर चल रहा है, इन सबको देख के मिला के देखेंगे तब जाके इस बात को हम देखेंगे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, जिस भाव में शुभ ग्रह बैठता है, जिस भाव में शुभ ग्रह बैठता है उसको शुभ फल मिलता है। शुभ अशुभ ग्रह मैंने पढ़ा रखे हैं। और जिस भाव में अशुभ ग्रह बैठता है उस भाव के फल को की हानि होती है। हानि, ठीक है, देख लो क्या, जिस भाव में शुभ ग्रह बैठता है उसको शुभ फल मिलता है और जिस भाव में अशुभ ग्रह बैठता है उस भाव के फल की हानि होती है। अब देखो मैं एक चीज और बता दूं, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था कि कोई भी क्रूर पाप ग्रह अगर तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर पे बैठा हो तो वो अच्छा फल देता है। उसमें 11वें घर को भी हमने यूं जोड़ लिया था क्योंकि 11वें घर में क्या होता है, शुभ ग्रह भी अच्छा फल देता है, क्रूर ग्रह भी अच्छा फल, कोई भी ग्रह अच्छा फल ही देता है 11वां घर, क्योंकि वो लाभ होता है और अपना लाभ राक्षस भी चाहता है और अपना लाभ देवता भी चाहता है, हर आदमी चाहता है, ठीक है, ये बात लिख लेना, ठीक है। इसके बाद में एक चीज और पढ़वा रहा हूं, क्या बोला, जिस भाव में शुभ ग्रह बैठता है उसको उत्तम फल देता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जिस भाव में शुभ ग्रह बैठता है, तो अगर मान लो 6 लग्न है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12, 2, 3, 4, 5, मैं एक चीज और बता दूं, मैं कभी भी जो लग्न उठाता हूँ ना यहाँ पे उसको रेंडमली सिलेक्शन उठाता हूँ जो मन में आ गया, ठीक है ना, इसमें हम ज्यादा अपना लॉजिक नहीं लगाते, कोई भी रेंडमली उठा लो। तो अब अगर देखो कि यहाँ पे जो शुक्र है, यहाँ शुक्र बैठा है, तो क्रूर पाप ग्रह पे अगर शुक्र बैठा हुआ है, क्रूर पाप ग्रह पे अष्टम भाव में, तो ये शुभ ग्रह है शुक्र। अब इसमें बुध और शुक्र, इसमें क्या है, भाग्येश है, तो यहाँ ये फल इतना अच्छा नहीं देगा। यहां से जो इसकी दृष्टि इस घर को पड़ेगी, शुक्र इस घर को बड़ा अच्छा फल देगा, इस घर को बड़ा अच्छा फल देगा, मतलब इसको अच्छा काम करेगा, पर यहाँ पे फल इसका काफी कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो शुक्र है, यहाँ पे कोई गुरु बैठा है, तो गुरु शुक्र की मित्र तो नहीं है तो शत्रु ही है एक तरह से, क्योंकि राक्षस है शुक्राचार्य, बट ये भी शुभ ग्रह है और ये भी शुभ ग्रह है, तो यहाँ ये गुरु अच्छा काम करेगा। और यहाँ से अपने ही मित्र के घर को देख रहा पराक्रम, तो यहाँ पे भी अच्छा काम करेगा, तो यहाँ पे भी अच्छा काम करेगा शुभ ग्रह, और गुरु यहाँ पे भी अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पे क्या बोलूं, अब यहाँ पे एक तरह से बहुत बढ़िया नहीं बोलेंगे इसको, पर यह कि 80% अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये भी शुभ ग्रह और ये भी शुभ ग्रह और ये घर भी शुभ ग्रह, ये घर भी शुभ ग्रह और यहाँ का कारक भी बृहस्पति है, तो यहाँ ये 80% काम अच्छा करेगा, क्योंकि खुद का कारक घर है यहाँ पे। बट शुक्र जो यहाँ का मालिक है, इसलिए उसको पूर्ण रूप से सीधा सीधे उससे बात नहीं करेगा, सीधा सीधे उससे बात नहीं करेगा, सीधा सीधे इसको डायरेक्ट फल नहीं देगा। डायरेक्ट फल देगा तो शुक्र को अहंकार हो जाएगा। क्या अहंकार हो जाएगा कि गुरु ने मुझे दिया, जबकि गुरु नहीं देगा, कोई भी किसी का शत्रु ग्रह उसको नहीं देगा। जैसे कि आजकल हमारे लोगों के घर में ही होता है, हमारे पड़ोसी से किसी से अगर हमारा झगड़ा हो, हमारा शत्रु है, तो हम डायरेक्ट कितना ही जरूरी काम हो उसके घर में कार्ड भी देने के लिए जाएंगे ना शादी का, तो हम एक इस हिसाब से जाएंगे कि ये लीजिए जी हमारा थोड़ी व्यस्तता है, मैं जा रही हूँ, थोड़ा भी मुझे काम है, पकड़ो कार्ड पकड़ो और निकलनी है वहां से, वो वाली स्थिति पैदा होती है। तो यहाँ पे इसका शत्रु ग्रह, बट ये शुभ ग्रह, ये भी शुभ ग्रह घर है, तो यहाँ पे एक अच्छा काम तो करेगा ही करेगा। अब यहाँ पे अगर गुरु बैठा हो,
ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा काम करेगा शुभ ग्रह। ये तो खराब ग्रह है, तो यहाँ पे अगर गुरु ही बैठा हो तो यहाँ पे ये 50-60% अच्छा काम करेगा, 50-60, क्योंकि ये मित्र की राशि है, 5 नंबर मित्र की राशि है। और इस घर को अगर गुरु देखेगा तो रोग के घर को गुरु देखेगा, शत्रु शनि की राशि पर, यहाँ थोड़ा काम खराब करेगा गुरु, जो दृष्टि वाइज यहाँ पड़ेगी वो खराब काम करेगा, मोटापा बढ़ाएगा, रोग देगा, पेट संबंधी समस्या देगा, जरूर देगा, देगा ही देगा, गारंटेड। और इस घर में तो बहुत ज्यादा घटिया जोड़ों में दर्द, बीमारी, तकलीफ पैदा करता है। मन नहीं कर रहा पढ़ाने, फोन कर रहा पढ़ाने में। जिस भाव में शुभ ग्रह बैठा उसका उत्तम फल होता है, जिसमें पाप ग्रह बैठा होता है उस घर फल की हानि होती है। ठीक है, जिस भाव में उसका अधिपति ग्रह अथवा शुक्र बुध या गुरु बैठा हो, अथवा इनकी दृष्टि पड़ रही हो, अथवा अपने भाव के स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रह से युक्त अथवा दृष्टि ना हो तो वह सुफल देता है। ये भी बढ़िया चीज है, इतना ज्यादा घुसा दो दिमाग में लोगों के। ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे कि अब मैं देखो इसको एक सरल भाषा में समझा देता हूँ कि कोई भी शुभ ग्रह, ठीक है, शुभ घर में बैठा हो, जो कि शुभ घर सबको पता है, 6ठा 8वां और 12वां अशुभ ग्रह होता है, बाकी इसके अलावा जो भी घर है शुभ है। ठीक है, ये भी शुभ घर 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 है। ये घर अशुभ है, ये घर अशुभ है, और ये घर है 6ठा 8वां 12वां। इनको 6ठा 8वां 12वां रोग का हो गया, ये मृत्यु का हो गया, और ये व्यय का हो गया। तो यहाँ पे कोई भी क्रूर पाप ग्रह अगर बैठे हो तो अच्छा फल देते हैं। बाकी इसके अलावा पराक्रम का घर का कारक मंगल है, यहाँ पे क्रूर पाप ग्रह अच्छा फल देता है। ठीक है, अब देखो ये शुभ घर है, तो यहाँ पे अगर गुरु शुक्र बुध बैठे तो बड़ा अच्छा फल देते हैं, क्योंकि यहाँ से कर्म स्थान को देखेंगे तो अकाउंटेंट, MBA, MA की पढ़ाई, आपका टीचिंग संबंधित क्षेत्र हो गया, या वकालत हो गया, या ज्योतिष हो गया, या लेखक हो गया, पत्रकार हो गया, और भी बहुत सारे विषय अकाउंट संबंधित, नमकीन का बिजनेस हो गया, लकड़ी प्लाईवुड का काम हो गया, कुछ भी चूड़ी वूड़ी आइटम या ऐसे प्लास्टिक के आइटम बनाने का काम हो गया, फैक्ट्री हो गई। शनि अगर यहाँ बैठा हुआ है कर्म स्थान तो प्लास्टिक की फैक्ट्री हो गई, ये सैनिटरी का काम हो गया, बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारी विभिन्न विभिन्न चीजें होती। ठीक है, चलिए इसको मिटो दे रहे। ये धीरे धीरे आप लोग जब सारे ग्रहों को पकड़ लेंगे ना तो आप लोगों के समझ में आने लगेगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ और क्या बता रहा हूँ। जब आप लोगों को भी ग्रहों से संबंधित एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगी, जिस भाव के अधिपति ग्रह अथवा जिस भाव के अधिपति ग्रह, तो अपना कोई भी मित्र ग्रह, शुभ ग्रह, शुक्र बुध गुरु बैठा हो, अथवा इनकी दृष्टि पड़ रही हो, अथवा अपने भाव के स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रह से युक्त, अपने भाव के स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट ना हो तो वह सुफल ही देते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब एक बात और बताई है इन्होंने अभी, उसको मैं लिखवा दूंगा, यो मार्कर ना चल रहा, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको 9 बड़े अच्छे इस घर में। अब देखो क्या है, इस घर में मान लो शुक्र बैठा है, इसमें गुरु बैठा है, या इसमें गुरु बैठा है, गुरु को ही ले लेते हैं, गुरु को शुभ ग्रह, या इसको ले लेते हैं गुरु। मतलब गुरु अगर खुद की राशि पे बैठा है, और बुध भी अगर कहीं पे भी बैठा है, इस घर पे बैठा है, ठीक है, बुध इस घर में बैठा है, शुक्र इस घर में बैठा है, मतलब शुक्र भी इस घर में बैठा है, जिस भी घर में कोई शुक्र बैठा है, ठीक है, और शुक्र अपने जिस भी मित्र को देखेगा, अपने अधिपति मतलब शुक्र को देखेगा, या बुध के घर को देखेगा, या गुरु के घर को भी देखेगा। ये तीनों ग्रह मित्र है, मित्र नहीं है, मतलब शुभ ग्रह, तीनों शुभ ग्रह, मित्र कह रहा हूं। गुरु तो बुध का मित्र नहीं है, उसका अपना बच्चा है। मतलब गुरु, बुध और शुक्र है, किसी भी घर को देख रहे होंगे, अच्छे घर को, जो उनके मित्र होंगे स्वराशि, तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे उनके लिए। पर गलती से अगर कोई क्रूर पाप ग्रह भी उस घर को देख रहा होगा, मैं अभी समझा ही देखो, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मान लो यहाँ गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, ठीक है, या यहाँ गुरु बैठा हुआ है और शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, अब बुध यहाँ बैठा हुआ है, बुध भी ले लो, मतलब कहीं पे भी बैठा हो, मतलब ये समझ लो बुध यहाँ बैठा हुआ है, या बुध मान लो यहीं बैठा हुआ है, या बुध या गुरु मान लो यहीं बैठा हुआ है, या शुक्र यहीं बैठा है। यहाँ शुक्र और बुध गुरु की बात हो रही है, और इसमें एक शुभ ग्रह और है जो पूर्णतः शुभ ग्रह कौन है, अगर वो पूर्ण बलवान होता है चंद्रमा, अगर पूर्णमासी के आसपास का होता है तो चंद्रमा को भी शुभ ग्रह माना जाता है। यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है चंद्रमा, यहाँ बैठा है चंद्रमा, यहाँ बैठा है चंद्रमा, तो क्या होता है मैं बता दूं,
कि चंद्रमा अगर शुभ घर में बैठा है तो वो अच्छा फल देगा, और चंद्रमा अगर कहीं किसी अच्छे घर को ही देख रहा है, बुध देख रहा है, शुक्र देख रहा है, गुरु देख रहा है, तो उस घर को भी अच्छा ही फल देगा। किसी भी घर को देख रहा हो, खराब घर को भी देख रहा हो तो भी अच्छा ही फल देगा, शुभ घर। ठीक है, खराब घर को भी अगर वो देख रहा हो ना तो भी शुभ। अगर उसका अपना मित्र है जैसे शुक्र है तो शुक्र तो शुभ ही ग्रह है, ठीक है, भले यहाँ का खराब मालिक हो गया, पर यहाँ से अगर इस घर को देख रहा हो तो यहाँ कुछ अच्छा काम करेगा, शुक्र अच्छा काम करेगा, गुरु भी देख रहा हो तो भी अच्छा काम करेगा, बुध भी देख रहा हो अच्छा काम करेगा। पूर्णता नहीं कर पाएगा क्योंकि इस घर का मालिक कारक ग्रह का क्रूर पाप ग्रह, पर फिर भी अच्छा काम करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। अब किस स्थिति में बोला गया यहाँ पे जो चीज बताई गई है खराब, मान लो शनि यहाँ बैठा है तो शनि की तीसरी दृष्टि इस पे पड़ रही है, अगर क्रूर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो शुभ फल में बाधा दे देगा, ये कहना चाह रहे हैं ये लोग। अब मान लो मंगल यहाँ बैठा है तो मंगल इसके साथ हो गया तो फिर डिस्टर्ब कर देगा फल को। मंगल यहाँ बैठा है या मंगल की चतुर्दृष्टि इस पे पड़ी है तो डिस्टर्ब कर देगा, मंगल यहाँ बैठा तो मंगल की चतुर्दृष्टि इस पे डिस्टर्ब कर देगा। राहु अगर यहाँ बैठ गया तो सारे घरों के शुभ फल को खा गया, राहु यहाँ बैठा है तो सारे घरों को शुभ फल को खा गया। या राहु यहाँ बैठा है पंचम दृष्टि से इसको देख रहा है तो इसको डिस्टर्ब करेगा, इसको डिस्टर्ब, और इस घर के सारे शुभ फलों को खा गया राहु अगर देख रहा है। तो कोई भी क्रूर ग्रह पाप ग्रह अगर उन घरों को देखने लगे, शुभ ग्रहों को जो उसके लग्नाधिपति है या जो उसके शुभ ग्रह मालिक है, अधिपति है, या अपने मित्र ग्रह को, तो यहाँ ये चीज बताई गई है कि जिस भाव में उसका अधिपति ग्रह, ठीक है, अथवा शुक्र बुध या गुरु बैठा हो, अथवा इनकी दृष्टि पड़ रही हो, वह अथवा उस भाव के स्वामी के अतिरिक्त, मतलब अपने ही मित्र की राशि पे और स्व राशि पे गुरु शुक्र बुध चंद्रमा सूर्य मंगल कोई भी ग्रह अगर बैठा हो, ठीक है, बैठा हो, अथवा अपने भाव के स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट ना हो। अन्य ग्रह का मतलब समझ लो कि क्रूर पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, तो ये बोल रहा है तो वह शुभ फल देता है। कि अगर अपने ही घर पे कोई राशि ग्रह अच्छा बैठा है या कोई शुभ ग्रह, जिसको कि शुभ ग्रह में मैंने बता दिया शुक्र है, बुध है, गुरु है और चंद्रमा भी किसी स्थिति में शुभ ग्रह है, तो वो वहां पे अच्छा फल देगा उस घर के लिए। अगर वो किसी भी घर पे बैठा है, अपने किसी भी भाव में किसी भी घर पे बैठा, 12वें घर में भी अगर शुभ ग्रह 3-4 शुभ ग्रह बैठ रहे हैं तो कुछ तो अच्छा काम करेंगे, बाहरी स्थान से पैसा लेके आएंगे। भले ही 12वें घर का मालिक शनि है, मैंने बताया कि वहां पे क्रूर पाप ग्रह जो होते हैं, शुभ ग्रह का फल आधा हो जाता है, भी मैंने पढ़वाया, वो इतना अच्छा फल नहीं देता। पर फिर भी अगर 3-4 शुभ ग्रह बैठे हैं और व्यक्ति का लग्न शुभ है और 12वें में बैठ गए तो वो वहां से भी लेके आएगा, कुछ ना कुछ अच्छा लेके आएगा। पर अगर राहु गलती से उस घर को देख रहा है और केतु देख रहा है और शनि देख रहा है तो फिर उन सारे योगों को भंग कर दिया, फिर उन शुभ ग्रहों का योग का कोई अच्छा काम नहीं है। और आप लोग ये ना सोचिएगा कि हम लोग इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। धीरे धीरे जैसे आप लोग पढ़ने लगेंगे तो फिर आप लोग समझने लग जाएंगे ये सब चीज। जैसे जैसे पढ़ने लगेंगे और समझने लगेंगे, सीखने लगेंगे, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और भी ज्ञातव्य बातें हैं कुछ, उनको अब कल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है जी। अब मैं इसको आज शरीर स्वास्थ्य थोड़ा मैं रेस्ट लूंगा। अब ये बेसिक चीजें चल रही हैं, बेसिक, ठीक है ना, बेसिक से संबंधित नॉलेज है। या माइक बंद क्यों हो जाता है? ठीक है जी, चलो। और किसी का कोई प्रश्न क्या है, कुछ यहाँ पे है क्या? किसी ने कोई प्रश्न किया था? चलो, और कौन है यहाँ पे? चलो जी, इसको चार्जिंग पे लगा दें। और कोई है यहाँ पे कुछ पूछने वाला जो पढ़ रहे थे अभी? किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकता है। किसी व्यक्ति को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है। मतलब कुंडली नहीं देख रहा हूं मैं, पर ज्योतिष संबंधित, यहाँ से संबंधित, आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न अगर किसी की कोई जिज्ञासा है पूछ सकता है, ठीक है ना। नमः शिवाय।
ज्योतिष में देखो मेहनत तो करनी पड़ती है। जो व्यक्ति पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कई चीजों तो थोड़ा सा लगेगा अटपटा सा कई बार कि भाई ऊपर से निकल गया, पर धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा। जब आप सारे विषय समझ जाओगे फिर उन चीजों के बारे में भी समझ जाओगे कि क्या पढ़ाया गया, क्यों पढ़ाया गया, फिर धीरे धीरे उन चीजों को समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सर केतु राहु कब शुभ फल देते हैं? अच्छे घर में बैठे हो स्वराशि के हो तो अच्छे फल देते हैं। और केतु राहु कब फल शुभ देते हैं कि अगर तीसरे घर में बैठा हो, छठे घर में भी राहु का अच्छा फल माना गया है, केतु के और 12वें घर में भी राहु केतु का अच्छा फल माना गया है किसी किसी स्थिति में। समझ रहे? चार्ट देखना पड़ता है कि कौन सा, मैंने बोला जैसे कि लग्न में लगभग पता तो तभी लगेगा कि वो मित्र है शत्रु है, तब अच्छा फल देते हैं। बाकी छठे घर में, तीसरे घर में और द्वादश और एकादश भाव में राहु का केतु का अच्छा फल माना जाता। लग्न में भी केतु का अच्छा फल माना जाता। सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना जाता, अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता, कर्म स्थान पे अच्छा नहीं माना जाता है। लग्न में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब बोल सकते हैं, दो तरह का, कि अगर वो अपने मित्र की राशि पे तो अच्छा। भाई सब ये रीचा मैडम जी, आपका एक प्रश्न, ये अच्छा प्रश्न है कि आपने लिखा मैडम ये चीज डाला करो सबसे पहले। देखो यहाँ पे मैं इसको अवॉइड कर दूंगा, आपके प्रश्न को नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा हूँ? वो किस राशि पे बैठा ये बताइए। शुक्र शनि के साथ योग कारक होता है, योग कारक राजयोग बनाता है शुक्र शनि के साथ। किस राशि पे बैठा है, लग्न क्या है, ये जानकारी चाहिए होती है, ठीक है ना। यही अगर आपके शत्रु की राशि पे तो फिर अच्छा काम नहीं कर पाएगा वो, सही है। और यही अगर आपके मान लो कि वृषभ लग्न है और मित्र की राशि पे, खुद की राशि पे शनि शुक्र बैठा, योग कारक राजयोग वाला, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि ना, कि वो कौन सा है, कैसा है। आपने लिखा अगर शुक्र शनि क्रूर ग्रह पर मित्र है ना उसका, और शुक्र तो खुद ही भोगी विलासी ग्रह है, वो कौन सा अच्छा है, वो भी तो राक्षस ग्रह ही है। तो दोनों मिलके तो भोग विलास के लिए पैसा जुड़वाएंगे, अपनी व्यवस्था करेंगे बैठ के पैसा, शुक्र भी और शनि भी। केतु राहु पहली बात बहुत बहुत, हाँ मैडम तुला लग्न में शनि शुक्र जो है, आप बताओ कौन सी राशि पे बैठा है, कौन से नंबर पे बैठा है, ये भी बताना पड़ेगा ना। कौन से नंबर में बैठा है ये तो नहीं बताया आपने। आपने बोल दिया शुक्र और शनि बैठा है, मान लिया शुक्र शनि एक साथ बैठा है, कौन से नंबर पे बैठा है ये नहीं बताया। तुला लग्न है ये बताया आपने। अगर शुभ शुक्र के साथ, हाँ तुला लग्न में शुक्र शुभ ही ग्रह है, ठीक है, शुक्र तो शुभ ही ग्रह ही होता है, ठीक है। मतलब मैं आपको बता दूं, मैं शुभ इसलिए बोल रहा हूं कि अगर वृश्चिक लग्न होता और शुक्र का, चंद्रमा का लग्न होता और सूर्य का लग्न होता, तो फिर शुक्र अच्छा फल नहीं देता है, वो अशुभ हो गया वहां, मतलब खराब हो गया, उस व्यक्ति का खराब हो गया है। तो वो ग्रह शुभ ही, तो उस रूप से उतना काम नहीं कर पाएगा। अब कौन सी राशि पे बैठा है, तुला लग्न मान लिया, बहुत बढ़िया, उसमें शनि भी बहुत अच्छा है, शुक्र भी बहुत अच्छा है, मान लिया। पर अब तुला लग्न में जो है ये आपका 8 नंबर पे बैठा है, 8 नंबर पे बैठा है ना, तो 8 नंबर मैडम 8वें भाव में बैठा है कि 8 नंबर पे बैठा है, ये भी तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। कितने नंबर पे बैठा है? 8 नंबर पे बैठा है, हाँ दूसरे भाव में 8 नंबर, तो मैडम फिर वहां वो तकलीफ कारक हो गया ना। वृश्चिक राशि पे उतना बढ़िया, क्योंकि उस भाव का मालिक जो है वो मंगल है, उस भाव का मालिक। शुक्र शनि भरपूर रूप से मेहनत करेंगे पैसा जुड़वाने के लिए, पर वृश्चिक है, रोग में, बीमारियों में, भाइयों में, कोर्ट में, कचहरी में, वाद विवाद में, चीजों में पैसा चला जाएगा। शुक्र शनि बहुत बढ़िया है उस घर में। उस घर में से अगर यही घर पे शनि की राशि पे, शुक्र की राशि पे, बुध की राशि पे बैठे होते ना, तो और ज्यादा अच्छा होता, और भी ज्यादा अच्छा होता। अगर यही अपने घर की राशि पे कहीं किसी पे बैठ गए होते तो बहुत बढ़िया होता। अब देखो बहुत बढ़िया है, शुक्र धन के घर पे बैठा तो है, पर थोड़ा जद्दोजहद मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी हासिल करने के लिए धन को। गलती से अगर राहु इन घरों को देख रहा होगा तो दोष बना देगा, गुरु अगर देख रहा होगा तो दोष बना देगा, क्योंकि गुरु शनि शत्रु और मान लो गुरु मारक माना जाएगा ना, इस घर में थोड़ा तकलीफ कारक माना जाएगा। सारी चीजों को देख के फला होता है। बाकी ये योग अच्छा है, ये योग बहुत अच्छा है, पर यही योग अगर पंचम में बैठा होता और भाग्येश में बैठा होता और लग्न में, तो भाई सब राजा बना देता है। यही योग अगर पंचम में और लग्न में और या भाग्य स्थान पे बैठा होता तो बहुत बढ़िया योग होता। दूसरे भाव में मैंने बोला ना, पैसे के धन की
वृद्धि में जो मंगल वहां का कारक है वो इतना बढ़िया नहीं करने देगा, क्योंकि मंगल यहाँ ऋण कर्जे का कारक भी होता है, षष्ठ भाव का मालिक है। और शुक्र के लग्न में मंगल एक्टिव रहेगा, मतलब उसका शत्रु और मंगल उससे ज्यादा बलवान ग्रह होता है, मतलब उसको तो कष्ट देता है शुक्र को, क्योंकि तमोगुणी ग्रह। तो ऋण कर्जा ये सब पैसे में व्यवस्था नहीं बनने देगा, तकलीफ देगा। चलिए लाइव बंद कर देता हूँ, ठीक है, काम भी है, भोजन करूंगा, आराम करूंगा। और आज दोपहर में मैं लाइव भी आया था, कुंडलियों में भी आया था, फिर उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट भी थी, काफ़ी अपॉइंटमेंट अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है कुछ, जिसकी है अब कल बात करेंगे उनसे। शिल्पी कौर जी कह रही हैं मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही है, कोई कब तक सही टाइम आएगा। मैडम बताया है कुंडली देख के, आएगा नहीं आएगा, क्या करना है सब बताया। मैं भगवान नहीं हूं कि मैं ठीक कर दूं, किसी और से दिखवा लीजिए, क्योंकि जब मैं एक बार जो बता देता हूं ना, मैं दूसरी बार बताने की मेरी इच्छा नहीं होती है, और मैंने जो चीज बताई है वही चीज उसमें रहेगी। मेरी लाइफ बातों से ठीक नहीं होंगी, मैंने उपाय बताया होगा और खुद से ठीक करना पड़ेगा। और आपको एक बात बहुत और बता दूं, अगर मैंने खराब बोल दिया है कि श्रापित चाट है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, तो वहां उन चीजों से नियात के लिए कि भाई आपको रियायत लेनी है, तो फिर वहां डिवोर्स तलाक लेके साइड हो जाइए। अगर बहुत ज्यादा कष्टकारक है, मैंने बता दिया है कि खराब टाइम है, लॉन्ग पीरियड तक है, तो उपाय यही है कि वहां से साइड हो जाइए। एक ही चीज को, घिसी पिटी चीजों को दोबारा दोबारा बताओ, 4 बार बताओ, ठीक है, वही निकलेगा जो मैंने पहले बताया, उससे अलग नहीं होगा। मेरे को नॉलेज है मैडम, तो मैं वही चीज बताऊंगा जो कुंडली में होगा। तो मैंने अगर दशा खराब बताई है कि लॉन्ग पीरियड तक खराब है, मैंने देखी हुई है आपकी कुंडली, कई बार देखी है, तो अगर खराब है ये है वो, तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, गारंटेड है, क्योंकि वो दशा ही खराब है काफी समय तक। तो वहां मैं ये भी बता देता हूँ कि समय बेकार है, डिवोर्स होने का पूर्ण रूप से चांसेस है। तो वहां अगर आपको शांति चाहिए मेरी लाइफ में, तो वहां से फिर अलग हो जाना ज्यादा अच्छा, ठीक है ना। वही चीज जो पहले बताया है वही अभी बताऊंगा, मुझे मुंह से बोलना पड़ता है 10 बार करके एक चीज, फायदा क्या उस चीज का, कष्ट तो मुझे होता है, तुम्हारे क्या, तुम तो मजे ले रहे हो यहाँ पे। और वही चीज मैं अगर किसी नए व्यक्ति की कुंडली देखूं तो बढ़िया, उसका कुछ भला हो, उसको कुछ ज्ञान मिले, उसको कुछ अच्छा, उसको लाभ मिले अपना अच्छा करने के लिए। मेरा काम होता है कि मैं किसी का भला करूं, मैं मेरा प्रचार करने के लिए नहीं आ रहा हूँ। काम तो वैसे भी रहेगा मेरे पे, मैं अपॉइंटमेंट में लाइव ना बनाऊं, मैं 7 दिन से 6 दिन से कहाँ कुंडलियां देख रहा था, 4-5 दिन से मैंने कोई कुंडली नहीं देखी है, वैसे ही क्लासेस आ रहा हूँ, आज आया हूँ लाइव में, तो काम तो मेरे पे फिर भी रहता है, समझ रहे हो। नॉलेज है, जुड़े हुए हैं लोग, इतने काम रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना, मैं भी इंसान हूं, और मैंने बोला साफ बात कि जो चीज 1 बार 2 बार 5 बार लाइव में बता दिए, तुम्हारा वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है, वही चीज दोबारा सुनोगे मेरे मुंह से, मैं थोड़ी दोबारा उसको घुला फिरा के बता दूंगा नहीं अभी अच्छा हो जाएगा कल। अरे मैंने 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार कुंडली देख दी है शिल्पी कौर जी की, मुझे मालूम है, पर्सनल में भी मेरे हिसाब से दिखवा चुकी है। तो उसको अब मैं थोड़ी सही बोल दूंगा कि अब अच्छा है, कल खराब था और आज अच्छा है, मैं बेवकूफ हूं, फिर तो मैं पागल हूं कि मैं कल खराब था और आज अच्छा है। नहीं, जो खराब था खराब ही रहेगा, और जब तक खराब बताया वो बता देता हूं, लिख के रखा करो ना कॉपी में कि यार महाराज ने कुंडली में कब बताया था कि खराब है वैवाहिक जीवन, डिवोर्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या दशा है। मैं ऐसा आदमी हूं मैडम कि मैं हाँ और ना में जवाब देता हूं, और अगर उसको भगवान नहीं पलट सकते, तुम्हारी दशा को अच्छा नहीं कर सकते। अगर खराब बता गया है, डिवोर्स बताया तो बताया है, होगा ही होगा, तुम उसको अच्छा नहीं कर सकते। ये पूछने के लिए फोन करते हैं लोग मेरे से कि मेरे इस हस्बैंड का खराब कब होगा, उसको पता है डिवोर्स होना ही होना है, तलाक होना ही होना है, ये पूछने के लिए फोन करते हैं। आज भी एक लेडीज ने किया था कि मेरे इस पति का खराब कब से चालू होगा, तो मैं बताया खराब होगा 2037 के बाद राहु की दशा, तब खराब होगा, अभी खराब नहीं है। अभी ये भोग करेगा, याशी करेगा, दूसरी शादियां करेगा, पूरे मजे लेगा। कह रही हाँ ऐसे ही चल रहा, मैंने कहा ऐसे करेगा अभी, और 2037 तक करेगा। तो लोग मेरे पे एडवांस की चीजें पूछने के लिए, मेरे पति का, मेरी तो जिंदगी से ने खराब करी, अब इसका खराब कब होगा ये पूछने के लिए फोन करते हैं। उसे पता है कि अब मेरा भी भला नहीं होना, इसका भी भला नहीं है, तो जीवन में अब इसका खराब कब होगा ये पूछते हैं लोग मेरे से। आज एक लेडीज ने पूछा। चलिए बंद करते हैं ना, मैं भाई सब कुंडली देखने के लिए नहीं आया, नहीं तो मैं देख देता, मैं लैपटॉप खोल के चार्ट देखने के लिए नहीं आया, क्लास थी, क्लास संबंधी जो समझाने की चीजें थी, ठीक है ना। रखता हूं मैं।